जलसे और जुलूसों का युग चांदनी चौक उस समय बना हुआ था। तरह तरह के लोग, देश का विभाजन होकर चुका था। गांधी जी भी सौभाग्य से उस समय जीवित थे और देश के और भी कई नेता जो इस समय हमारे मध्य में नहीं हैं, वो भी उस समय जीवित थे। जो लोग पाकिस्तान से उजड़कर आए थे, उनके दिल में और दिमागों में बड़ा गुस्सा था, रोष था। इन जुलूसों में उसकी अभिव्यक्ति भी हो रही थी, लेकिन एक गांव का सीधा साधा किसान दिल्ली के लोगों को एक उपदेश देने के लिए आया और अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए आया। उसने अपने कंधे पर एक झंडा ले रखा था, तिरंगा। जनरली तिरंगा झंडा किसी बांस के उसमें या लोहे की छड़ में लगाया जाता है, लेकिन गांव के सीधे साधे किसान ने वो तिरंगा झंडा है जो धान कूटने का मूसल होता है, इसमें तिरंगा झंडा लगाया हुआ था। कंधे पर उसके तिरंगे झंडे को मूसल में लगा हुआ देखकर एक नुमाइश सी लग गई। बच्चे पीछे पीछे हो गए। जब चांदनी चौक के ठीक मध्य में वो पहुंचा तो कुछ दुकानदारों ने पूछा कि भाई, झंडे को कोई बांस में लगाता है, कोई लोहे की छड़ में लगाता है, लेकिन ये धान कूटने के मूसल में तुमने तिरंगा झंडा क्यों लगाया हुआ है? तो गांव का सीधा साधा किसान कहता है कि आप लोग भी इसको नहीं समझे। कहने के कि नहीं, हम तो इसको नहीं समझे कि जहां तक इस झंडे का संबंध है, झंडा गांधीवाद का सबक देता है, और जहां तक एक मूसल का संबंध है, ये पटेलवाद का सबक देता है। मेरे देश हिंदुस्तान को दोनों की आवश्यकता है। गांधी की भी आवश्यकता है और पटेल की भी आवश्यकता है। सूझबूझ की भी आवश्यकता है और शक्ति की भी आवश्यकता है। सरदार पटेल के पास शक्ति का भंडार था, बल का भंडार था, और बल का भंडार केवल पुलिस और सेना का ही नहीं था। सरदार के पास तीनों प्रकार का बल था। सरदार के पास बुद्धि बल भी था, सरदार के पास कर्म बल भी था, और सरदार के पास सैन्य बल भी था। प्रारंभ में वो बुद्धि बल का प्रयोग करते थे, अगर उससे कार्य ना हो तब फिर कर्म बल का प्रयोग करते थे, और उससे भी बुद्धि न सुलझे तब फिर सैन्य बल का प्रयोग करते थे। जिन देशी रियासतों की भी चर्चा हो रही थी, नई पीढ़ी को शायद कल्पना भी ना हो कि 40% भारत इन देशी रियासतों के अंदर रहता था। लगभग 1/3 जो क्षेत्रफल है देश का, वो इन देशी रियासतों के अंदर आ गया था। अंग्रेज ने जिस तरह का एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से देशी रियासतें हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली थी। लेकिन सरदार पटेल के बुद्धि बल ने इन सबको एक एक करके जिनके राजमुकुट भारत माता के चरणों में अर्पित करवा दिए। जो लोग इस प्रकार से साथ नहीं आए, सरदार पटेल ने कुछ कर्म बल का प्रयोग किया, लेकिन इससे भी जो साथ नहीं आए तो कहीं कहीं एक रियासत ऐसी थी कि जहां कुछ थोड़ा सा शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन सरदार चाहते नहीं थे वहां शक्ति का प्रयोग करना। हैदराबाद पर पुलिस एक्शन से पहले जब एक शिष्टमंडल यहां मिलने के लिए आया प्रधानमंत्री नेहरू जी से, तो पंडित जी की आदत ये थी कि अगर कुछ करना हो तो उस बात को पहले कहते नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा था, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं हैदराबाद के ऊपर चढ़ाई करूं, क्या हैदराबाद पे फौजें भेजूं, क्या हैदराबाद के ऊपर आक्रमण करूं? अब वो तो बेचारे वहां से लुटे पिटे आए थे, यहां आकर भी उनके घावों पर मरहम नहीं लगा तो और जरा तिल मिला गए। लेकिन जब वो वहां से निकले हुए जा रहे थे तो पंडित जी के एक आदमी ने कहा कि यह दिल्ली में एक औरंगजेब रोड है, वहां 1 नंबर की कोठी में एक भारत का रक्षक और भी रहता है। ये लोग जब वहां पहुंचे तो सरदार ने इनकी आंखों में आंसू देखे और चेहरों के ऊपर एक रोष देखा, समझ गए कि कहीं से चोट खाकर आए। सरदार ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ रख के कहा, कोई बात नहीं, जरा फोड़े को पक जाने दो, कच्चे घाव का ऑपरेशन कुछ अच्छा नहीं रहता है, और जिस दिन वो फोड़ा पक जाएगा उस दिन एक ही नश्तर में सारा मवाद बाहर कर दूंगा। रात को 3:30 बजे वो फोड़ा पका, और सुबह को 7 बजे जो ऑल इंडिया रेडियो ने अपना समाचार बुलेटिन प्रसारित किया तो ये कहा कि हिंदुस्तान की पुलिस आक्रमण करते हुए हैदराबाद राज्य के अंदर 55 मील तक प्रवेश कर गई। सरदार के निर्णय को करने में देर होती थी, लेकिन निर्णय लेने के बाद उसको कार्यान्वयन के अंदर किसी प्रकार की देर नहीं होती थी। जूनागढ़ में अगर उन्होंने ये निर्णय किया कि जनमत संग्रह कराना है, तो आज ये निर्णय हुआ और 15 दिन के अंदर जनमत हो गया। सरदार ने अगर ये निर्णय किया कि हैदराबाद को लेना है, पुलिस एक्शन हैदराबाद पर होना है, तो रात्रि को 9 बजे निर्णय हुआ और सुबह को 5 बजे हैदराबाद पर पुलिस एक्शन हो गया, और सूर्योदय होते तक हिंदुस्तान की पुलिस हैदराबाद में 55 मील तक प्रवेश कर गई। सरदार के जीवन को अगर थोड़े से और 2 शब्दों में बांधा जाए तो मैं यूं कह सकता हूं, सरदार मितभाषी थे और हितभाषी थे। सरदार बहुत कम बोलते थे। जो पाकिस्तान के संबंध में कभी कभी बोलते थे तो मैंने सुना यह है कि पाकिस्तान के नेताओं को डिक्शनरियां खोल करके सरदार के कहे हुए शब्दों का अर्थ देखना पड़ता था कि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, धड़ाधड़ वहां से जब लोग निकल कर आ रहे थे, बंगाली हिंदुओं को यहां भेज रहे थे, सरदार पटेल चुप रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसी तरह से बात सुलझ नहीं रही तो सरदार ने केवल एक ही वाक्य कहा
मैं पाकिस्तान के नेताओं को एक चेतावनी देना चाहता हूं, जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जब हम यहां किसी को कुछ नहीं कहते तो उनको वहां किसी प्रकार की अशांति पैदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो उन लोगों को निकालना चाहते हैं तो फिर दूसरा विकल्प ये है कि जितने लोगों को वो वहां से निकालें उसके बदले में इतने लोग यहां से ले लें। और अगर ये दूसरा विकल्प भी पसंद नहीं है तो फिर तीसरा विकल्प ये है कि जितने लोगों को वो निकालना चाहते हैं इनको जहां आसानी के साथ बचाया जा सके उतनी भूमि भारत को दे दे। सरदार की एक ही चेतावनी का परिणाम यह हुआ कि फिर एक व्यक्ति भी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से निकलकर नहीं आया, और उनकी एक चेतावनी ही काम कर गई। सरदार बहुत थोड़ा बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बहुत दिनों तक लोगों के मस्तिष्क हिलते रहते थे, और खासतौर से दुश्मनों को तो नींद आसानी के साथ नहीं आया करती थी। सरदार के जीवन से, सरदार के बोलने से और व्यवहार से कभी कभी लोग उनमें रूखेपन की गंध भी देखते थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार पहले इसी सरदार पटेल जयंती समारोह में माननीय श्री मोरारजी देसाई भाग लेने जब आए थे तो उनका एक वाक्य मुझे अभी तक भी याद है कि लोकप्रिय शासक मजबूत नहीं हो सकता और मजबूत शासक लोकप्रिय नहीं हो सकता। अगर लोकप्रियता के चक्कर में शासक फंसेगा तो देश की मजबूती को खो बैठेगा, और शासक अगर मजबूत रहेगा तो लोकप्रियता उतनी प्राप्त नहीं हो सकेगी। सरदार पटेल उसके एक प्रतीक थे। मैं चाहता हूं कि आज मोरारजी भाई के हाथों में देश की बागडोर है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपनी ओर से भी और दिल्ली के नागरिकों की ओर से भी दो निवेदन अवश्य करना चाहता हूं। महात्मा गांधी का जहां बलिदान हुआ, आज वो गांधी जी का स्मृति मंदिर बना हुआ है 30 जनवरी मार्ग के ऊपर। नेहरू जी का जहां निधन हुआ वो भी नेहरू जी का एक स्मारक बना हुआ है। लेकिन जिस मकान में बैठ करके देश की 580 रियासतों का भारत के अंदर विलय हुआ, आज तक उसके संबंध में किसी का ध्यान नहीं पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि एक औरंगजेब